अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी आपको वेट करना पड़ा। तो हम आपको स्मार्ट स्टार्ट CSS इंस्टीट्यूट की तरफ से वेलकम करते हैं और आज के जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको टाइम दिया और अपने जो एक्सपीरियंस है उनका CSS के हवाले से, उससे लोगों को जो है ना मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया। मेरा नाम शाहिद सुखेरा है और आज से ही हम अपने जो हमारे जो CSS स्टोरी टाइम है उसका आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत हर हफ्ते हम एक CSP ऑफिसर को इंटरव्यू पे लाइव लिया करेंगे ताकि वो नाजरीन को हमारे प्लेटफॉर्म से CSS के हवाले से मोटिवेशन और गाइडलाइन दे सके। तो इस सिलसिले में जो हमारी आज की पहली जो चीफ गेस्ट है जिनको आज हमने बुलाया है, जिन्होंने हमें स्पेशल टाइम दिया है, वो एक उनकी क्योंकि उनकी स्टोरी एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसके ज़रिए से लोग जो है ना वो जान सकते हैं कि CSS को कैसे किया जा सकता है या जो लोगों को मुश्किलात आती हैं उनको वो कैसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं उनका आपको तारुफ कराता चलूँ कि उनका नाम सीप जान है, जो आज हमारे साथ जो है ना वो अपना सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी। सीप जान जो है ना उन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम जो टंडो राम के ज़िला संकर के एक छोटे से कस्बे से की थी। वो अपनी फैमिली की और टंडो आदम की एक पहली लड़की हैं जिन्होंने CSS पास किया। जब वो 3 साल की थी तो उनके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद उनकी मदर ने बड़े हिम्मत और हौसले के साथ उनकी और उनके बाकी भाइयों की परवरिश की। शिव जान ने अपने जो CSS का सफ़र का जो आगाज़ है वो उसका आगाज़ 2014 में किया, जिसके क्योंकि वो एक मैरिड वुमन थी, उनके जो बच्चे थे और साथ साथ वो हाउस वाइफ के फ़राइज़ भी सारे अंजाम देती थी। इसके बावजूद उन्होंने 2019 में CSS को क्वालिफाई किया और OMG ग्रुप को जो उनको एलोकेट किया गया OMG ग्रुप में। तो उनसे हम बाकायदा जो है ना क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं ताकि वो हमारे व्यूवर्स को और जितने भी लोग हमें जो है ना वो देख रहे हैं या देखेंगे उनको बता सकें, क्योंकि हर बंदे की हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो जो है ना वो CSS को क्वालिफाई करे और अच्छी से अच्छी जो है ना वो जगह पे एलोकेट हो। तो थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें टाइम दिया और लोगों को जो है ना वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का जो है ना वो हमें मौका दिया। तो मैं आपसे पहले क्वेश्चन से आगाज़ करता हूँ। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि CSS का जो ख्याल है वो आपके माइंड में कैसे आया और आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया? सबसे पहले मैं तमाम सुनने वालों को, तमाम ऑडियंस को जो सुन रहे हैं उनको सलाम करती हूँ। आपको थैंक यू फॉर इतनी लाइफ और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका देने के लिए। आपका जो क्वेश्चन है मुझे CSS जी, जी। का इनफैक्ट मैं अपनी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी कि मुझे इनफैक्ट कुछ करने का शौक बहुत पहले से था कि कुछ ना कुछ मुझे करना है, कहीं न कहीं मैंने निकलना है। मेरा जो बेसिक ड्रीम था वो एक डॉक्टर बनने का था। क्योंकि ये ड्रीम मेरा नहीं, मेरी अम्मी का था। अम्मी हमेशा से मुझे बताती जी, थी कि राइट। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो ना बन सकीं। तो मैंने तो ख्वाब डॉक्टर बनने का जी, देखा था। गुड। वही मेरा काफ़ी टाइम तक, मेरे इंटरमीडिएट तक मेरा ख्वाब रहा और इसी के लिए मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की और मेरा एडमिशन भी हुआ था मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई वाज़ गोइंग टू जस्ट अचीव इट जी, एंड आई जी। एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर, फर्स्ट डॉक्टर ऑफ माय फैमिली। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ आपको पता है कि वो थोड़ी शादी वाले स्टेजेस आ जाते हैं, फिर वो पेरेंट्स की तरफ से भी ये था कि शादी हो जाए और शादी हो गई। तो मैं उस ड्रीम को या उस अपने जी, मकसद जी। में आगे उसमें ना चल पाई। लेकिन वही बात थी कि जब से एक थोड़ा स्टडी को पीछे पॉज़ किया, तो ज़हन में यही होता था कि एक तो स्टडी भी आगे परस्यू करनी है और कुछ करना है। इस तरह घर में बैठ जाना और वो भी जस्ट एन इंटरमीडिएट, तो वो बात मज़ा नहीं दे रही थी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जी, जी। उसके बाद फिर बस यही हुआ था कि मुझे मेरी शादी को भी 4 साल हो गए थे 2014 में और मैं अपनी ओह! कुछ राइट। फ्रेंड्स देखती थी जो मेरे साथ होती थी स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद फिर मेडिकल में, तो वो भी कहीं न कहीं पहुँच चुकी थी टिल 2014 और उसके बाद भी 2014 में बस ऐसे ही ख़्याल जो होता था ज़हन में वो एक मैच्योर हुआ और आई थॉट कि मैं एटलीस्ट ग्रेजुएट बन जाऊँ। ग्रेजुएशन में कर लूँ, चाहे मैं कॉलेज साइड से कर लूँ या किसी भी तरीके से आई शुड हैव अ डिग्री एटलीस्ट या एक एजुकेशन इस तरह की।
तो जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो उसके बाद फिर मुझे ये ख्याल आया कि इस ग्रेजुएशन को कहीं न कहीं कैपिटलाइज़ करना चाहिए, मटेरियलाइज़ करना चाहिए। तो उसका ये तरीक़ेकार था कि आप उन दिनों में मैं कुछ इस तरह की एक आध स्टोरीज़ मैंने पढ़ी, इस तरह के एक आध ऑफ़िसर्स, सीएसपी ऑफ़िसर्स मैंने देखी। फिर मुझे ख़्याल आया कि व्हाई नॉट दिस? आपकी आवाज़ में थोड़ा-सा जो ना चेक करें उसको प्लीज़। अभी आवाज़ ठीक है मेरी? आवाज़ ठीक आ सिर्फ़ रही है? आपकी आवाज़ में जो है ना वो मसला आ रहा है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, काइंडली चेक करें उसको। अभी जो हमारे अभी व्यूअर्स भी हैं उनके जो है ना वो कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, काइंडली उसको चेक करें प्लीज़। अभी भी आवाज़ मेरी क्लियर नहीं है? जी, जी, कैरी ऑन प्लीज़, कैरी ऑन। जी, जी, अभी आ रही जी। है, कैरी ऑन प्लीज़। अच्छा। मैं ये बता रही थी कि फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने ये ख़्याल आया कि इस ग्रेजुएशन को कहीं न कहीं कैपिटलाइज़ करना चाहिए, मटेरियलाइज़ करना चाहिए। तो फिर इस तरह से मैंने गुड, सीएसए स्टार्ट एक्सीलेंट। की। अभी आवाज़ ठीक है मेरी? जी, जी, आवाज़ ठीक आ रही है, थैंक यू सो मच। ये इस तरह से स्टार्ट लिया था। जब मैंने स्टार्ट लिया था तब मेरा सीएसएस का ना एज़ सच कोई टारगेट था, ना मुझे कोई सीएसएस का इतनी अच्छी नो-हाउ थी। मैंने जस्ट ऐसे ही मतलब कि कुछ करना है इस चक्कर में मैंने सीएसएस का आगाज़ किया था। दैट वाज़ द इनिशियल पॉइंट सही, जहाँ से मैंने स्टार्ट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आपने जो है ना वो बड़ा अच्छा स्टेप लिया। अच्छा कुछ लोग जो है ना एक उनका व्यूज़ होता है कि सीएसएस करने से पहले जो आपकी ज़िंदगी थी और सीएसएस करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया? आप क्या ओवरऑल जो सोसाइटी के अंदर अपना सिनेरियो देखती हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस जो है ना शेयर कर दें? जी, सीएसएस करने से पहले एक यही सेंस होता था कि फैमिली है, बच्चे हैं, उनको देखना है, उनको सँभालना है। लेकिन एक जो थर्स्ट थी, एक चाहत रहती थी कि कुछ करना है। वो एक जो चीज़ थी वो जी, थोड़ी-सी जी। अनकंफर्टेबल होती थी कि सारा कुछ है, ठीक है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। लेकिन फिर भी वो एक जो रेस्टलेसनेस है वो रहती थी। अब ठीक, सीएसएस के ठीक। बाद सेंस ऑफ अचीवमेंट है। एक ये है कि जिस चीज़ का स्टार्ट लिया था, जिस चीज़ का ख्वाब देखा था, वो अचीव हो गया है। साथ ही साथ फिर गुड। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऑफ कोर्स ठीक आपको है। जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होती है, यू बिकम अ सीएसपी ऑफिसर, आपके लिए फिर ज़्यादा आगे असाइनमेंट्स हैं, आगे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपने व्हाइल बीइंग मदर, व्हाइल बीइंग वाइफ आपने वो भी सरअंजाम देनी है। सो इट इज़ गुड, एक्सीलेंट। स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी। यहाँ से तो एक बिल्कुल नया आगाज़ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे ऊपर। सैटिस्फैक्शन भी है, सैटिस्फैक्शन है लाइफ में अब। सैटिस्फैक्शन तो इट कम्स फर्स्ट, वो तो बिल्कुल है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा अब आपने माशाल्लाह जितनी स्ट्रगल की है, आपको भी पता है कि ये जो सफ़र है सीएसएस का ये बड़ा मुश्किल है। इसमें जी मतलब हाँ। इंसान को बड़ी मुश्किलात आती हैं, ठीक हो गया। अब आपका जो हम देखते हैं स्टोरी का आपके जो मैरिड थी उसके बाद आपने अपनी स्टडी 3 साल बाद कैरी ऑन की। तो आपको इस सारे सफ़र में क्या मुश्किलात आई? मुश्किलात हर किस्म की आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी। टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होता था बिकॉज़ फैमिली को आपने फैमिली वैसे मेरी कोऑपरेटिव रही है काफ़ी, हस्बैंड मेरे कोऑपरेटिव रहे हैं, बच्चों को देखना होता था। उसके बाद फिर आपने कुछ सोशल सर्किल ऐसा होता है जहाँ पे आपने सोशल गैदरिंग वगैरह भी अटेंड करनी होती हैं और मैं तकरीबन बैक इन 2012 में इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई थी। बाकी सारी चीज़ें बैक टू वहाँ हैदराबाद ही रहीं। मेरी स्टडी भी मैं तकरीबन वहीं ज़्यादा सही से कैरी ऑन कर पाती थी। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी मैं हैदराबाद रखती थी। तो वो एक दूसरे से कांस्टेंट आना-जाना रहता था, ट्रैवलिंग रहती थी, टाइम कांस्टेंट रहता था। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल रहा है। काफ़ी स्टेजेज़ ऐसे आए जहाँ पे इन सारी चीज़ों से फेड अप होके ज़हन में आया कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि आई हैव गिवन इट 4 टू 5 इयर्स। तो दैट इज़ वेरी बिग ओह! टाइम और उस वक़्त बच्चे भी मेरे काफ़ी छोटे थे, तो दे नीडेड मी मोर देन आई थिंक माय बुक्स और व्हाट बट दोनों में एक बैलेंस रखना था कि बच्चों को भी टाइम देना था और बुक्स को भी उतना ही टाइम देना था। यू नो सीएसएस इज़ नॉट ईज़ी टास्क। तो इस तरह की मुश्किलात नो आई डाउट इट्स वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट। येस इट इज़ तो ठीक वो है, टाइम ठीक है। हाँ, इट इज़। ज़्यादा स्मार्ट करनी पड़ती है।
ताकि आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। और उसमें बहुत बड़ा रोल है सबका, सारी फैमिली मेंबर्स का, स्पेशली मेरी मदर का, हस्बैंड का, जिन्होंने सपोर्ट किया है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम मुझे दिया है, जिसकी वजह से मैं ये पॉसिबल कर पाई। एक्सीलेंट। देखिए हम भी जो है ना वो सीएसएस जो है ना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 मंथ 2 मंथ तैयारी करने के बाद जो है ना हिम्मत हार जाते हैं। इंसान जो है ना वो कहता है दोबारा से, फिर उसको मोटिवेशन आती है, फिर वो उसको स्टार्ट करता है। लेकिन आपकी जो स्टोरी आप देखें, आपने हमने चीज़ें आपसे सुनी भी, एक जो है ना बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। आपने ये जो इतना पुख्ता इरादा और जो अज़म था, ये कहाँ से और कैसे हासिल किया? ये अज़म बस इसी चीज़ से आया है कि जो शुरू से था कि कुछ करना है, वो इस कुछ करने के पीछे से ये सारा आता है। ऐसा नहीं होता कि आप हर वक़्त डिटरमिन्ड रहते हो, बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जहाँ आप छोड़ देने का बिल्कुल आप सरेंडर कर देते हैं। वो टाइम फिर सही, आपकी सही। आपकी पॉज़िटिव वाइब्स होती हैं, आपकी आपकी एक इनर वॉइस होती है, आपका एक अंदर से जो डेडिकेशन होती है, वो फिर मजबूर करती है। इनफैक्ट एक बात मैं शेयर कर लूँ कि इस तरह हुआ था कि जब मैंने सीएसएस स्टार्ट किया था, तब मेरा सीएसएस को इतना डेडिकेटेड वे में ले जाने का कोई इरादा नहीं था। मेरा यही सही, इरादा था एक्सीलेंट। दूँगी और उसमें अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना मुझे एटलीस्ट ये होगा कि मैंने ट्राई किया, किसी चीज़ के लिए मैंने कोशिश की। तो अगर एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो देन आई वुड बी बैक टू होम। मैं उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी। लेकिन वो इट वाज़ जस्ट लाइक एन एडिक्शन कि आप ये इस तरह की गेम लेती हो तो मेरे लिए तो ये अच्छी रही। तो जब आप इसमें एंटर होते हो आपको स्टेज क्लियर नहीं हुआ, आपके पास एक जिद था कि ये स्टेज मैंने क्लियर करके फिर ही गेम को छोड़ना है। तो मेरे साथ फिर ऐसा सही, ही सही। हुआ कि मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट भी इसी नियत से किया कि नहीं एक और अटेम्प्ट कर लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है। फिर सेकंड अटेम्प्ट के बाद फिर मेरा जो थर्ड अटेम्प्ट था, इट इज़ माय थर्ड एंड लास्ट अटेम्प्ट जिसमें मैंने क्वालीफाई किया। ओह! तो वो फिर जो था वो फिर एक जुनून बन चुका था, एक पैशन बन चुका था कि इसको फिर इसके लिए फिर मेहनत भी काफ़ी की, बहुत सारे स्टेजेस ऐसे आए जहाँ पे मेरा अज़म ऐसा नहीं है कि हर वक़्त ही मज़बूत रहा है, टूटा भी है। बट स्टिल फिर आपको वो जो एक पैशन है आपका वो आपको इस चीज़ को छोड़ने नहीं देता। तो इस आई दैट्स कंटिन्यू। व्हाई योर स्टोरी इज़ अ मोटिवेशनल स्टोरी एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर ऑल। आपने इसी दौरान आपने जो ना सोसाइटी प्रेशर जो होता है या इकोनॉमिक प्रेशर, उनको भी फेस किया होगा। एग्ज़ैक्टली। सॉरी आपने सोसाइटी प्रेशर और आई वुड लाइक यू टू रिपीट द इकोनॉमिक क्वेश्चन। प्रेशर, नहीं इकोनॉमिक अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर एंड सोसाइटल प्रेशर। तो नहीं रहा। ना ही एज़ सच मैं ये कहूँगी मेरे साथ एक मुझे ये एज रहा है कि मेरे साथ मेरी फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट रही है और सोशल प्रेशर कह सकते हैं आप, बाज़ औक़ात आता है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, लेकिन बस यही है कि योर गोल इज़ बिगर देन एनीथिंग एल्स। आपने जब एक चीज़ ठान ली है तो फिर ये चीज़ें आपके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर आपके लिए आपकी अपनी फैमिली करती है। और आपका फैमिली जब आपके साथ कोऑपरेटिव है, जिसमें मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं और इनफैक्ट मेरे इन-लॉज़ भी हैं। तो वो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव विथ मी। तो इसलिए बाकी जो चीज़ें थी उनको फिर आप इज़िली गुड, फेस कर गुड, जाते अच्छा। हैं। जब ये सपोर्ट आपके साथ है, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप ये चीज़ें इज़िली फेस कर एक्चुअली तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि लड़कियों को आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं उनको, जो है ना वो अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए, जो है ना एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो आपको देख के लगता है कि जो है ना वो अब जो है ना वो हमारे मुल्क के अंदर भी, कंट्रीज़ के अंदर भी जो रेशियो है या उनको अपॉर्चुनिटी जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है, आप लड़कियों के हवाले से इसमें स्पेसिफिक क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पे टू स्कूल ऑफ थॉट जो पाए जाते हैं लड़कियों के हवाले से, इसके बारे में थोड़ा-सा जो है ना वो हमें अवेयर करें काइंडली, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे जो है ना फीमेल, वो भी आपको सुन रही हैं। जी, बिल्कुल, लड़कियों के लिए मेरा यही पैगाम है कि देखें एजुकेशन इज़ अ मस्ट, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए जैसे कि मैं ये बता चुकी हूँ कि मैंने सिर्फ़ इतना कि मैं शुरू में इतनी डिटरमिन्ड नहीं थी। मैंने सीएसए इसीलिए स्टार्ट किया था कि अगर हो गया, नहीं हो गया मैं छोड़ दूँगी। लेकिन जब मैं इसमें इन हुई हूँ और मैंने उसको चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, मेरे पास नॉलेज आती गई, मेरी
नॉलेज में इजाफा होता गया, तो मुझे वो चीज़ मेरे लिए पैशन बनती गई। मुझे लगने लगा कि ये सीएसएस क्वालिफाई करना इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर मैं इसको क्वालिफाई ना भी करूँ, तो भी ये जो कुछ मुझे सिखा रहा है, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मी, और नॉट ओनली फॉर मी, गुड। बल्कि सबके लिए। तो एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, ज़िंदगी में आपके पास अप्स एंड डाउन्स, ऑड्स सबके पास आते रहते हैं। नो स्पेशली डाउट, नो लड़कियों डाउट, का नो जो डाउट। हमारे पास रेशियो है हमारी कंट्री में, स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज़, तो वो इसी वजह से है कि वो दे हैव नो नॉलेज एट ऑल अबाउट सोशल थिंग्स, इवन अबाउट देयर कि वो किस तरह अपने मामलात को चला सकती हैं। तो मेरा भी बेसिक पर्पस, जब मैंने सीएसएस को ठान लिया कि मैंने अब करना है, तो मेरा सबसे बेसिक पर्पस यही था कि आई वांटेड टू बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर द गर्ल्स ऑफ माय सोसाइटी, ऑफ माय एरिया, क्योंकि आई बिलोंग टू समहाउ बैकवर्ड एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे लड़कियां निकलती हैं, स्कूल तक जाती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनकी शादी हो जाती है। दे डू नॉट राइट, एजुकेशन सिर्फ सीएसएस राइट, नहीं है। इट इज ओके कि आप सीएसएस राइट, एजुकेशन को आप किसी भी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन डूइंग डिफरेंट थिंग्स। जो किताबें 10वीं तक, 12वीं तक, इंटरमीडिएट तक पढ़ के या डिग्री लेके घर में बैठ जाना, इट इज समथिंग कि जो आपके फिर किसी काम का नहीं है। तो आप उसको किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज जरूर करें। जो भी आप हासिल करते हैं, जो इल्म आप हासिल करते हैं, उसको उसके लिए और फिर उसको यूटिलाइज जरूर करें। गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो बेसिकली जो है ना वो सीएसएस के हवाले से है कि उसके जो आपने तैयारी की है उसमें जो सारी चीज़ें हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सीएसएस के हवाले से जो है ना कौन सी चीज़ उसकी कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके ख्याल से? जो है ना वो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, या पुख्ता इरादा ज़रूरी है? नहीं, मेरे ख्याल से कि सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो डेडिकेशन है, क्योंकि हम देखते हैं कि सीएसएस में आपने देखा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या हाईली टैलेंटेड लोग ही उधर आ पाते हैं। समटाइम्स बहुत ही एवरेज कैंडिडेट्स आप देख लें। मेरी खुद की एजुकेशन बहुत ही एक ऑर्डिनरी एजुकेशन रही है। आई हैव रिसीव माय एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और मेरा इंटर तक राइट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉज रहा है ऑफ 3 इयर्स, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया है, तो वो भी मैंने सारी चीजें इकट्ठी चलाते हुए किया है। तो एक बहुत, आई वॉज नॉट इनटू स्टडीज टू मच बिफोर सीएसएस प्रिपरेशन के लिए, राइट, तो फिर राइट, आपको टाइम टेबल सेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें नहीं, डेडिकेशन बहुत जरूरी है, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपका खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, आपके इरादों के साथ ऑनेस्ट रहें। तो दैट थिंग जो है वो, ये चीज फिर आपके लिए मौजे करती है। राइट, राइट, राइट। तो आप जो है ना इसके थोड़े से जो है ना आपके सब्जेक्ट थे उस हवाले से, और इंसान को जो है ना इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए, इसकी तैयारी के हवाले से ज़रा थोड़ा सा गाइड करें। जी, इसकी तैयारी के लिए देखिए, हमने अक्सर सुना हुआ है कि सीएसएस रिक्वायर्स स्मार्ट स्टडी। तो ये जो स्मार्ट स्टडी है, इसका यही तरीक़ाकार है कि आप सबसे पहले सिलेक्टेड टॉपिक्स लें, उनको थॉरोली स्टडी करें, और न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है सीएसएस के लिए, उसको आप साथ ले लेके चलें। प्लस आपके अपने नोट्स जो हैं, जो आप खुद बनाते हैं अपने लिए, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो राइट, कुछ भी आप इंटरनेट से ले रहे हैं, किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, उसमें आप अपने नोट्स ज़रूर ज़रूर कंपाइल करें। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, जो जैसे ही सीएसएस की स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो वो पूछने लगते हैं कि वो क्वालिफायर जो होते हैं, वो सिटीज़न, उनको पूछने लगते हैं कि आप प्लीज़ अपने नोट्स शेयर करिए। तो नोट्स शेयर करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। वो अब उस एलोकेटेड के काम के भी नहीं है। बट कोई आप चीज़ों को कुछ पॉजिटिव लेके आएँ, कुछ बजाय के जो पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ बिल्कुल एक यूज़लेस है। आप पढ़ते जाएँगे, वो चीज़ आपकी वापस वही खत्म होती जाती है। तो एक अपने नोट्स बनाना, टाइम मैनेजमेंट रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अपने टारगेट्स बनाएँ और आपने उनको अचीव करें। इंटरप्ट यू, आपने बात की टाइम मैनेजमेंट की, काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि ये बड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स को टाइम को कैसे मैनेज करें, कौन सा सब्जेक्ट जो है किस टाइम पढ़ा जाए, या उसके लिए एक प्रॉपर जो टाइम टेबल बनाना होता है। वो आपको पता 12 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट को लेके चलना होता है,
तो उस हवाले से ज़रा थोड़ा-सा जो आपका अपना एक्सपीरियंस है या जो आप समझती हैं शेयर करना चाहती हैं, काइंडली ज़रा उसको ऊपर ज़रा रोशनी डालें। जी, देखिए मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें ये नहीं है कि किसी ख़ास सब्जेक्ट को आप किसी ख़ास टाइम पे पढ़ें। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे अख़बार रात से पहले समझ ही नहीं आती थी। सुबह की अख़बार मैं रात को 12-1 बजे के बाद ही पढ़ती थी, फिर ही मुझे समझ आती थी। हालाँकि अख़बार तो जिस टाइम आती है उस टाइम पढ़नी चाहिए या अमूमन प्रैक्टिस यही होती है कि लोग सुबह को ही अख़बार पढ़ते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम मुख़्तस करना इज़ नॉट नेसेसरी। आप अपने राइट, टारगेट्स बनाएँ। पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट मुझे इतने दिनों में, इतने हफ्तों में पूरा करना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 12 घंटे दें या 16 घंटे दें। अगर एक चीज़ को आपने जो टारगेट बनाया हुआ है, उसको आप 4 घंटों में कवर कर रहे हैं और आपका टारगेट अचीव हो गया है, तो ठीक है, आप फिर बाकी टाइम अपने राइट, फ्रेंड्स के साथ भी ईज़ी रहें, रिलैक्स रहें। तो मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी क्योंकि दिन में मैं इतना टाइम नहीं दे पाती थी। अ दिन में मेरे पास बच्चे भी होते थे, फिर थोड़ा घर को भी टाइम देना होता था, तो मैं अमूमन रात को ही पढ़ती थी। होल नाइट आई यूज्ड टू स्टडी और फिर सुबह कुछ देर तक सो जाना। अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठ पाती थी क्योंकि मुझसे रात पूरी मैं पढ़ती रहती थी। तो मेरा रूटीन ये होता था। द मेन फैक्टर इज़ कि आप अपने टारगेट्स बनाएँ। आपको पता है आपके पास कोर्स आउटलाइन है, आपके पास आपका स्टडी प्लान है कि मैं किस चीज़ को कितनी देर में कवर करता हूँ या करती हूँ। तो वो आपके पास टारगेट होना चाहिए, कोर्स आउटलाइन में आप टिक करते जाएँ कि ये टॉपिक्स मुझे इतने दिनों में करने हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन डू राइट, थिंग्स। राइट, राइट। देखिए ठीक है, लेकिन जो एक ये भी इश्यू आता है कि लोग जो ना वो सीएचएस की गाइडलाइन लेने के लिए अकेडमी का रुख करते हैं कि वो जो ना वो अकेडमी की तरफ जाते हैं। आप बताइए अकेडमी का कितना रोल है इसके अंदर? ठीक हो गया, लेकिन इसके साथ ही ऐसे कुछ लोग हैं जो अकेडमी अफ़ोर्ड नहीं करते, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ जी, एकेडमी का एक रोल आता ज़रूर है उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल कोई आवाज़ आ रही भी है मैडम गाइड। आपको? जी हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी, जी, आ रही है लेकिन आवाज़ कट रही है आपकी। जी, जी, आवाज़ आ रही है लेकिन कट रही है, काइंडली इसको ज़रा चेक करें। अच्छा, अभी अभी आवाज़ में इश्यू है? नहीं, आप क्लियर है। प्लीज़ गो ऑन। एकेडमी की डिस्कशन पे थे हम कि एकेडमी का रोल बिल्कुल आता है, ज़रूर आता है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास बिल्कुल कोई भी गाइडेंस नहीं है। उनका कोई भी जानने वाला, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी राइट, इस तरह कोई सीएससी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग एकेडमी नहीं जाते वो सीएसएस नहीं कर पाते। बल्कि मैंने ये देखा है कि जो लोग एकेडमी कम जाते हैं, वो अपनी स्टडी को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। डिपेंड करता है आपकी अपनी मैनेजमेंट के ऊपर कि आप खुद से कितना सिंसियर हैं। अगर आप खुद से बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं और आपको एक बेसिक स्केच पता है कि मुझे किस तरह जाना है, तो फिर ऐसे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अकेडमी जाने की। लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल एक इंसान ब्लैंक है, उसको एबीसी भी नहीं पता, तो एक गाइडेंस की हद तक आपने अकेडमी का रुख ज़रूर करना है। अगेन फिर अगर जिन्होंने 100% अकेडमी पे रिलाय कर दिया तो दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज़ इवेंचुअली इट इज़ यू हू हैज़ टू टेक दैट एक्स्ट्रा माइल। तो राइट। आप एक कंप्लीटली अकेडमी के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। यू गो, यू टेक द लेक्चर, वो आप नोट डाउन करते हैं, इट बिकम्स हेल्पफुल। आप फिर अपना जो उसी ओके। लेक्चर उसी टॉपिक को जब तक आप अपना टाइम नहीं देंगे, तो वो लेक्चर वो आपके काम का नहीं है। तो आपने खुद रिसर्च तो इवेंचुअली इस करनी पूरे है आप। इस पूरे प्रोसेस में इंटरनेट ने जो ना वो क्या रोल अदा किया या आपने जो ना इंटरनेट को कितना जो ना यूज़फुली उसको जो ना उसका यूज़ किया? हाँ, बिल्कुल इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इंटरनेट से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं शायद जो कि आपकी बुक में या तो है नहीं क्योंकि थोड़ी-सी हमारी बुक्स जो हैं वो आउटडेटेड भी होती हैं। तो या फिर हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के बुक रीड कर सकें। वेयर इज़ इंटरनेट इज़ आपके पास एक इंस्टेंट सोर्स है। आप एक टॉपिक सर्च करते हैं, खोलते हैं, उसकी जितनी भी दुनियावी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो इट इज़ क्वाइट ईज़ियर और मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक मैंने इंटरनेट को यूज़ किया। डिफरेंट साइट्स से, डिफरेंट चीज़ों से मैंने इंटरनेट से जो चीज़ें नोट डाउन की हैं। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी वो एक मजमूआ थी। मैं बुक्स से भी चीज़ें लेती थी, मैं न्यूज़पेपर से भी लेती थी, इंटरनेट से भी लेती थी एंड आई बिलीव कि एक सीएसएस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए राइट।
मिक्सचर ही चाहिए होता है। आप एक सोर्स के साथ जाते हैं तो शायद वो चीज़ इतनी कारामद नहीं होती। सो यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट। राइट राइट। अच्छा, बरसगीर से जो है ना वो अंग्रेज तो चला गया। एक्सीलेंट, राइट राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बरसगीर से अंग्रेज तो चला गया, लेकिन वो अंग्रेजी छोड़ के चला गया यहाँ पे, अंग्रेजी अभी तक भी जो है ना वो यहीं पे है। तो लोग इसको जो है ना सी से साथ बड़ा अटैच करते हैं, मतलब बहुत लोग इससे जो है ना वो डिस्करेज भी होते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। हेलो। हेलो। मैडम आवाज आ रही है आपको? आपके नेट का इशू आ रहा है, काइंडली चेक इट प्लीज। अभी ठीक है? जी जी, नॉट्स क्लियर। अच्छा, वो अंग्रेजी का मैं आपसे पूछ रहा था कि वो उसका जो है ना वो बेहतर होना कितना ज़रूरी है। हर बंदा ये समझता है कि वो इंग्लिश के बगैर, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो जो है ना वो नहीं कर सकता। काइंडली इस पे ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। इंग्लिश इज द मेन फैक्टर। अभी तक तो ये हमारे लिए सीएसएस मेन फैक्टर रहा है, जिसका बेहतर होना बहुत जरूरी है। कि मतलब आपकी इंग्लिश बेहतर वर्ड आपकी वहाँ पे suitable नहीं होगा, राइट वर्ड वुड बी द सेम। तो आपकी अंग्रेजी ओके। दुरुस्त होना बहुत जरूरी। तो क्योंकि हमारे पास काफी तर सारे ही पेपर्स इंग्लिश में अटेंड करने होते हैं हमने, सिवाय एक आपके पास इस्लामियात का ऑप्शन होता है कि आप उसको उर्दू में भी अटेम्प्ट कर सकें, या फिर आपके पास रीजनल आप लैंग्वेजेस उसको उर्दू होती में हैं। अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी हाँ, रीजनल लैंग्वेजेस आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बाकी सारे जितने राइट भी राइट। पेपर हैं इंग्लिश में होते हैं। तो इसलिए इंग्लिश और फिर बाकी सारे सब्जेक्ट में जितने भी बाकी पेपर्स हैं उसमें अगर इंग्लिश का दुरुस्त होना ठीक नहीं है, तो दो आपके इस तरह के मेन फैक्टर्स हैं जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को वही दो पेपर्स टारगेट करते हैं, जो इंग्लिश एसे और ट्रेसी। तो इन दोनों के लिए आपका इंग्लिश का ठीक होना, उसका बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर ऐसे का पूरा चाहिए। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, अभी तक हमारे पास ये है। और इसमें मैं एक रिफॉर्म्स की सजेशन आई हुई है, राइट उसमें ये राइट। जी जी। कि इसको जो सीएसएस के पेपर हैं उनको उर्दू में लिया जाए। लेट्स सी हाउ इट गोस, लेकिन अभी तक तो इंग्लिश का बहुत मेन रोल है इसके अंदर। राइट, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, काइंडली इसको चेक कीजिएगा। मेरे पास सिग्नल्स तो इंटरनेट के फुल हैं। हेलो। हेलो। हुआ दरवाजे खुले से।
इनकी होदा रखो सुनल बाहर। मैडम आपको आवाज आ रही है? जी, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर है। अच्छा, आपने पहले बात की कि नोट्स बनाना जो बड़ा ज़रूरी है कि उस क्या है, ये कितनी ज़रूरी है? लाइक टू रिपीट द क्वेश्चन, आपकी आवाज कट गई थी। आपको आवाज आ रही है? डिस्टॉर्टेड है आवाज। हेलो, आपको हाँ आवाज आ रही जी। है मैडम? हाँ, अब आ रही है आवाज। जी 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 बोले। जी जी बोले आप। प्लीज रिपीट करें क्वेश्चन, आपकी आवाज कट गई थी जब आप क्वेश्चन कर जी जी रहे मेरा थे। ये था कि आपने जो है ना वही बताया कि जो है ना वो इसके लिए नोट्स का होना बड़ा ज़रूरी है कि हर बंदे को अपने जो है ना वो नोट्स बनाने चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि वो बुक रीडिंग नोट्स के लिए कितना ज़रूरी है? क्या वो इंटरनेट से सिर्फ जो है ना वो मटेरियल ले, या जो है ना वो उसके लिए जो उसको कितनी बुक्स का पढ़ना ज़रूरी है उसके लिए, एक सब्जेक्ट के लिए? नहीं, बिल्कुल बुक्स का एक अपना रोल है। आप बुक्स में आपको बहुत ही एट लेंथ सारी चीजें मिल जाती हैं। तो एटलीस्ट राइट वन राइट और फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको रिकमेंडेड हैं, एफपीएससी की वेबसाइट पे रिकमेंड की हुई हैं, या फिर आपके अगर राइट कोई इस तरह रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई भी अगर सीएसपी है तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि उन्होंने कौन सी बुक पढ़ी थी। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक मजमुआ बहुत जरूरी होता है आपके क्वेश्चन पेपर में, कि आपने बुक की भी हेल्प ली हुई है, आपने इंटरनेट की भी हेल्प ली हुई है। एम आई ऑडिबल? डिवाइस की जो है ना वो सीएसपी ऑफिसर है। कैन यू प्लीज मैम? अब आवाज आ रही है मेरी? जी मैडम आवाज़ आ रही है, थैंक यू सो मच। मेरे पास सिग्नल्स बिल्कुल इंटरनेट के फुल हैं। आई डोंट नो ये ट्रबल क्यों आ रही है। सॉरी फॉर दैट। बस इंटरनेट इशू है, कोई मसला नहीं। काइंडली प्लीज कैरी ऑन। बुक रीडिंग के हवाले से मेरा क्वेश्चन था आपसे, तो आवाज़ सही नहीं आई थी। जी, मैं ये कह रही थी कि बुक रीडिंग आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो रिकमेंडेड है एफपीएससी से, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं जिनका एक्सपीरियंस है उस एक किताब को जी पढ़ने जी का, तो वो सब्जेक्ट के लिए आपको बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। मतलब आप वो किताब भी लें, आप इंटरनेट भी लें, तो एक मजमुआ आपको चाहिए वो अपने नोट्स बनाने के लिए। राइट राइट राइट। अच्छा मैम, एक सवाल ये भी आता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, उनमें मैं भी हूँ, कि हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं कि हमने कोई चीज़ पढ़ी है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए उसको याद नहीं रखते। तो आपने चीज़ों को कैसे मैनेज किया, कैसे चीज़ों को जो है वो लेके चली, और अपनी जो मेमोरी थी उसको कैसे जो है ना आपने रिटेन किया? जी, अब मेरा एक्सपीरियंस ये है, और मैं समझती हूँ कि ये सबके साथ ही होता होगा, कि आप इतना अपनी मेमोरी में रिटेन नहीं कर पाते चीज़ों को, क्योंकि ये राइट 12 राइट सब्जेक्ट राइट। और 12 सब्जेक्ट्स के अंदर भी इसमें दुनिया भर की चीज़ें हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं जैसे-जैसे सीएसएस पढ़ती गई, मुझे ये फ़ील होता गया कि मैं इसको अचीव चाहे ना करूँ, फिर भी ये मेरी अचीवमेंट है। क्योंकि इतना इल्म मुझे अदरवाइज़ नहीं था आ सकता, इतनी चीज़ों की खबर मुझे अदरवाइज़ नहीं थी हो राइट सकती घर में। तो ये एक मेरा जो ट्रायल है, इसके अंदर सिर्फ पढ़ना है, वो ही इटसेल्फ मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसी हवाले से मैं ये कहूँगी कि रिटेन करना तो बहुत ही मुश्किल बात है सबके लिए, कि आप जब से तैयारी स्टार्ट करते हैं, तब से लेके एग्ज़ाम तक आप उस चीज़ को रिटेन करते हैं। तो सारी चीज़ें रिटेन करने की ज़रूरत होती भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी होती हैं जिसका सिर्फ़ आ जाना या आपको पता लग जाना ही बहुत इनफ होता है। थोड़ी-सी चीज़ें होती हैं, जैसे राइट कि राइट एक हो गया, इस तरह की डेट्स हो गई, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए।
सॉलिड चीजें होंगी जो आपने रिटेन करनी होती। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि वो मैं पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर लिख के उसको हाईलाइट कर देती थी या अंडरलाइन कर देती थी। फिर जो लास्ट का एक मंथ होता था राइट। एग्जाम से बिल्कुल पहले इन जनवरी, फिर मैं उन चीजों को क्रैम करना शुरू करती थी। और फिर इवेंचुअली जो आपकी वो राइट। एग्जाम होती है वो इस मामले में बड़ी क्रूशियल होती है कि आपको पता है राइट। कि अगर पाकिस्तान अफीलिएट का नोट टेकिंग पेपर, जरूरी है। जी हाँ, राइट। फिर वो जी फिर राइट। आपका जो उस रात का जो आपकी मेमोरी होती है ना, वो आपने बहुत उस दैट नाइट इज क्रूशियल। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि एग्जाम की नाइट नहीं पढ़ना चाहिए, एग्जाम की रात आपको सोना चाहिए और सारा कुछ। तो हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली भी एक क्वेरी आती है, ये जी हाँ, भी। सोना भी बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी नींद करें, कम से कम 5-6 घंटे की अच्छी नींद करें। लेकिन फिर वो ये है कि आप उस शाम को, उस दिन को जो आप पढ़ रहे होते हैं, उसमें मैं ये करती थी कि जो भी इस तरह का मटीरियल होता था क्रेमिंग वाला, उसको बहुत ज़्यादा मैं क्रेम कर के वो फिर प्रिपेयर करती थी। और लास्ट वाला मंथ भी क्रूशियल होता था। ऐसा नहीं है कि आप शुरू से याद करते जाएँ, आप फिलहाल पढ़ते जाएँ एंड डोंट वरी अबाउट इट कि आपको चीज़ें भूल रही हैं। वो इवेंचुअली आपके पास अगर नोट राइट। डाउन तो आप उनको कवर कर लेंगे। इट इज़ नॉट अ सही प्रॉब्लम। सही। अच्छा, सिर्फ आपने CSS तो कर लिया, इससे आगे क्या एम है अब आपका? इससे आगे एजुकेशन को परस्यू करना मेरा एक ख्वाहिश है अब भी। लगता है कि अब भी और कुछ राइट। एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मास्टर्स हुआ हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में। आई वुड लाइक टू परस्यू इट, आगे इसको लेके जाएँ। अभी तो फिलहाल ये है कि फिलहाल सीएसएस के अंदर ये जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नई चीज़ें हैं और इनको टाइम दें। दूसरा फिर बच्चों का मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, तो मैं स्पेसिफिकली हाँ, ये वो एक सोचती हूँ जिम्मेदारी है आपके ऊपर, वो एक जिम्मेदारी है बच्चों की। हाँ, तो वो एक उनको राइट। थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करके उसके बाद आगे यही है कि फिर मैंने एजुकेशन में ही कुछ ना कुछ अपना आगे सीखना है, एक्सप्लोर करना है, राइट। बहुत राइट। सारी चीज़ों को एक्सप्लोर राइट। करना बाकी है। तीन ऐसी चीजें बताएं जो CSS जो लोग करना चाहते हैं वो लाजमी उनको फॉलो करें या उन पे अमल करें। कोई दो या तीन ऐसी बातें बताएं, ऐसी चीजें बता दें। देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सीखने के लिए एक तो आपकी सेल्फ डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू रिमेन राइट। डेडिकेटेड फ्रॉम व्हाट वे, क्योंकि सीख ऐसा सफ़र है, एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको बहुत ही ऑब्स्टेकल्स आते हैं। बहुत ज़्यादा इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी कर देते हैं, बहुत मायूस भी कर देते हैं। लेकिन आपने इसी डेडिकेशन के साथ आपने इसको आगे लेके जाना है व्हाइल बीइंग पॉजिटिव। यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव ऑल द टाइम। आपने ये नहीं सोचना कि अगर राइट। ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है कभी आप मॉक में, कभी एकेडमीज़ में, कभी टेस्ट में, कभी आप अपना पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, एक दफ़ा किताब खोलते हैं, आप कहते हैं इतना पढ़ा था, आज कुछ भी नहीं आ रहा, ओह माय गॉड आई कैन नॉट डू इट। तो इस तरह नहीं है, यू हैव टू हाँ। रिमेन पॉजिटिव, यू हैव टू रिमेन डेडिकेटेड। दूसरी बात ये है राइट। कि आपने फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जिस तरह मैंने पहले कहा कि यू हैव टू सेट टारगेट्स एंड अचीव देम वेल ऑन टाइम। कि इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है, मतलब एक्सट्रा। आप मेहनत कर रहे हैं, जाग तो रहे हैं, आप अपना टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन आप उसमें से अपना टारगेट अचीव नहीं कर रहे या कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही, तो फिर वो आपकी मेहनत किसी काम की, आपका जागना किसी काम का नहीं है। तो बहुत ज़्यादा राइट। डेडिकेशन राइट। की ज़रूरत है और आपकी फिर आपके सिंसियर होने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने टारगेट अचीव करते जाएँ, टाइम टू टाइम। राइट। राइट। तो तीन ऐसी चीजें हैं जो CSS जो एस्पायरेंट है उनको नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, इन्हीं का अपोज़िट आ जाता है कि नेगेटिव नहीं होना किसी भी स्टेज पे आके। वो बहुत सारे फैक्टर्स आपकी लाइफ़ में होते हैं जो आपको मायूस करते हैं, पीछे हटने पे मजबूर करते हैं। तो ये बिल्कुल एक डटे रहने का नाम है। जब तक आप डेडिकेटेड नहीं तब तक आप नहीं कर सकते। तो एक ये चीज़ है। राइट। दूसरा यही है कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, सोशल प्रेशर को सस्टेन करें, फैमिली प्रेशर्स को सस्टेन करें। इट विल गिव फ्रूट्स इवेंचुअली। अ, एट लास्ट आपने इसका फ्रूट लेना है इंशाल्लाह। और लास्टली अगर राइट। नहीं भी हुआ, सीएसएस होना ना होना इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर सीएसएस नहीं भी होता या इस तरह की कोई भी आपका गोल है जो अचीव नहीं। नहीं होता, तो इसमें आप अगर जाते हैं तो कुछ सीख के ही निकलते हैं, फ़ायदा है, इसमें नुकसान कहीं से भी नहीं है। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि कुछ भी ये सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ें आ ही रही हैं, फ़ायदा ही हो रहा है।
इस थॉट के साथ जाना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। हेलो जी जी, आपकी बात कट रही है। जी, आपकी भी आवाज नहीं थी आ रही, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सही सही। आपकी जो सारी बातें मैंने सुनी है, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी सुन रहे हैं। आपको पता है कि हालात इस तरह के हैं कि जो ना वो जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो लोग जो ना वो बड़े जो ना वो स्ट्रेसफुल है। तो इन हालात में वो बेचारे शुरू तो करते हैं। जी जी, हाँ। इन हालात में वो शुरू तो करते हैं स्टडी करना। उनका एक एम होता है कि हमने भी सीएसएस करना है और अच्छी जो है ना वो जॉब के लिए जो पाकिस्तान के अंदर नो डाउट इट्स इट्स प्रेस्टिजियस जॉब। तो उसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन प्रेशर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जो आपकी एक स्टोरी है कि आपने थ्रू आउट जो है ना वो मैट्रिक में आपने शादी की और उसके बाद जो है ना वो अपने जो है ना वो स्टडी को क्विट किया, लेकिन आपने दोबारा स्टडी को ज्वाइन किया 3 साल बाद। और 3 साल बाद ज्वाइन करने के बाद उसको आपने जो अपना उसको लेके चली। और उसके बाद जो है ना माशाल्लाह आपने जो एक इतना जो है ना वो प्रॉब्लम्स फेस की, फैमिली जो आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अब हेलो नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है। तो थैंक गॉड। तो मैं आपकी जो स्टोरी को उसका रिव्यू कर रहा था, लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बता रहा था कि माशाल्लाह किस तरह से आपने अचीवमेंट की और मैट्रिक के बाद जो आगे जो है ना लेके चलें। ये स्पेशली जो गर्ल्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रेशर जो है ना वो फेस नहीं कर पाती, प्रॉब्लम जो उनको थोड़ी सी आती हैं उनको फेस नहीं कर पाती। ये उनके लिए और हम सब के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है, क्योंकि हर बच्चे का एम होता है कि वो अच्छी से अच्छी जॉब करे, अपने फ्यूचर को सिक्योर करे। और पाकिस्तान में ये सबसे बेस्ट जॉब है जो आपने हासिल की। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस दफ़ा जिन्होंने 2019 वाला जो है ना वो एग्ज़ाम पास किया। तो मैं सब अपने व्यूवर से ये कहूँगा कि जो है ना वो मोटिवेट हों, अपने एम को हाई रखें, स्ट्रगल करें। और मैडम आपसे जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने सीएसएस कर लिया, अब आपकी लाइफ माशाल्लाह पहले से बड़ी बेहतर है, आप पुरसकून फील कर रही हैं, करेंगी। और कोई आपसे जो है ना उसका एक समरी पूछी जाए, तो जो एक बच्चा आपके पास आता है उनको गाइड करने के लिए आप अपनी शॉर्ट समरी बता दें, तो उसको एक बेहतरीन एडवाइस दे दें एक बच्चे को कि वो क्या करे जिसके नतीजे में वो सीएसएस क्वालिफाई कर सके और एक अच्छी जॉब ले सके। देखिए, इसकी रेसिपी यही है कि आप जब एक ख्वाब देखते हैं तो आप पहले तो उसका ये रियलाइज करें कि ये जितने भी लोगों ने किया है ना, वो सब आपके जैसे ही लोग हैं। मैं आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आती थी। आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही मेरी? जी जी। जी। तो मैं अक्सर ये राइट। सोचती थी नो किसी डाउट नो डाउट। जी जी, आवाज़ आ रही है, नो डाउट। जी हाँ। तो ये है कि मैं ये देखती थी कि अगर ये बंदा कर सकता है, वो बंदा कर सकता है, ये बिल्कुल मेरे जैसा ही बंदा है, ये बिल्कुल मेरे जैसी एजुकेशन में, मेरे जैसे ही मुल्क में पढ़ा है, इधर ही पढ़ा हुआ है, इधर ही कर सकता है। तो अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। ये जो आई कैन डू इट वाला जो फैक्टर है ना, वो आपके अंदर बहुत राइट। बड़ा रोल। तो आप पहले तो खुद को ये मैसेज दें कि आप ये कर सकते हैं। ये दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। जब सारे लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर वही है कि आप अपना एक्सीलेंट। डेडिकेशन
कि अपने अपने काम पे लग जाएं, आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। डेफिनेटली ये बिल्कुल इस तरह नहीं है कि आप बैठ के 6 घंटे राइट पढ़ें और आपके पास ये चीज आ जाए, इस तरह नहीं है। सब ने, जिन्होंने भी इसको अचीव किया, उन्होंने बहुत सारी अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स मिस किए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें मिस की होंगी जिनको वो मिस नहीं करना चाहते होंगे। तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, योर राइट लाइक्स, राइट सारी चीजें। आपकी कजिन्स की शादियां होती हैं, आपकी फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, आपके बच्चे इवन बीमार होते हैं सम टाइम, लेकिन आपको पता होता है कि बच्चे आपके कहीं पे अम्मी के पास हैं, आप कहीं और बैठे हुए हैं, आप उनके पास नहीं पहुंच सकते। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो इन पे आप हिम्मत ना हारें, आप राइट डेस्टिनेशन आपने फिक्स की है, वहां पहुंचने से पहले हार ना माने, तो अपना मैक्सिमम दें। और फिर जो इसमें मैं कहूँगी लास्ट राइट फैक्टर बहुत बड़ा मेन फैक्टर है कि दुआ और अल्लाह से सारी चीजों का जो है वो गुजारिश करना कि वो ही नो डाउट अल्टीमेट नो डाउट, इसके बगैर नहीं। लक ये हमारा ईमान आपकी, भी है। बिल्कुल बिल्कुल ये ईमान भी है और ये एक जी जी फैक्ट भी है कि लक आपकी रोल प्ले करती है, सीएसएस में तो बहुत ज्यादा करती है और बाकी जगहों पे भी डेफिनेटली करती है। राइट राइट तो इस बात पे भी ईमान रखना कि मैंने अपना मैक्सिमम देना है, फिर जो मेरे साथ होना है वो उसमें उस जात की बेहतरी होनी है। तो जब आप इस फैक्ट इस हाँ बिलीफ के साथ जाएंगे तो यू वुड बी एट पीस, आपके जहन में फिर बहुत ज्यादा जंग नहीं मची रहेगी कि अब मैंने क्या करना है, किस तरह करना है। तो फिर व्हेन यू आर एट पीस तो थिंग्स बिकम्स इजियर। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सीप जान, आपने हमें टाइम दिया और हमें और हमारे व्यूवर्स को, जितने भी देखने वाले हैं हमारे चैनल को, और जो बाकी लोग देख रहे हैं, मैं उनका बहुत ही जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्पेशली आपका कि आपने अपने मसरूफ टाइम में से जो है ना उन लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हम अपना आज का सेशन इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद आपको दोबारा किसी इसी तरह के जो सीएसपी इनकी मोटिवेशन स्टोरी होगी वो दोबारा अपने व्यूवर्स के सामने लेके आएंगे, और हम अपने व्यूवर्स को गायब गायब इन चीज़ों से आगाह करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।